हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 4th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यानी हम लोग आज के वीडियो में डिटर्मिनेंट का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। इस वीडियो के पहले मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे एनसीईआरटी के, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप उन्हें जाकर देख लें, तभी इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम तो होगी ही। तो चलिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब हमें दिखाना है कि जब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसमें थीटा कहीं भी नहीं आएगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम लोग इस डिटर्मिनेंट को इस वाले रो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले वाले रो से सॉल्व कर लेंगे इस डिटर्मिनेंट को। तो आप जानते हैं साइन कौन कौन सा आता है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आता है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट x है, तो यहाँ पे मैं x लिखूंगा, इसके आगे प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस लिख दे रहा हूँ। लेकिन जनरली प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो x है जिस रो में था और जिस कॉलम में था उसे हाइड कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, माइनस एक्स वन, वन एक्स, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। आपको दिख रहा है माइनस एक्स वन वन एक्स। ठीक, ये सब आपने करना पहले एक्सरसाइज में सीखा होगा। ठीक है, मैं जस्ट उसे रिकॉल करा रहा हूँ। अब देखिए, इस वाले रो में हम लोगों ने पहले वाले एलिमेंट से डिटरमिनेंट ओपन कर लिया। अब दूसरे एलिमेंट की बारी है, जो कि है साइन थीटा। ठीक है, और इसके ऊपर माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस साइन थीटा। ठीक, फिर ये साइन थीटा जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। आपको क्या दिख रहा है, माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा एक्स, इसे हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा, यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक, तो दूसरे वाले एलिमेंट से भी डिटरमिनेंट ओपन हो गया है। अब तीसरे एलिमेंट की बारी, वो है कॉस थीटा, है ना। इसके ऊपर प्लस का साइन आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस कॉस थीटा। फिर ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दूंगा, तो मुझे दिखेगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स। क्या दिख रहा है मुझे, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, कॉस थीटा वन, कॉस थीटा और वन। ओके, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो x, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इस माइनस एक्स को x में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस वन को वन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले बीच में माइनस साइन लगाइए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, तो वन को वन से करेंगे तो वन आएगा। ठीक है, अब बारी है माइनस साइन थीटा की, तो माइनस साइन थीटा। फिर इस माइनस साइन थीटा को x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक, फिर बीच में माइनस साइन लगाएंगे, इस वन को कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा आएगा। फिर प्लस कॉस थीटा, इस माइनस साइन थीटा को वन में करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। फिर बीच में माइनस, इस माइनस एक्स को कॉस थीटा से करेंगे तो ब्रैकेट लगा दीजिए और आएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस एक्स कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अरे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसे मिटा के, प्लस एक्स कॉस थीटा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अनअफोर्डेबल है। इस x को माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब। इस x को माइनस वन में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इस माइनस साइन थीटा को माइनस एक्स साइन थीटा मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा दो बार है तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक,
अब इस माइनस साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से करिए, माइनस माइनस प्लस, फिर साइन थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब इस कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इस कॉस थीटा को एक्स कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। सही बात है, सब चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये बस समझाने के लिए था, ठीक है। आपको नोट भी करना होगा इन सब चीज़ों को, तो मैं इसलिए हटा दे रहा हूँ सब, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, हमारे पास बच रहा है ये माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर बच रहा है माइनस एक्स, फिर बच रहा है एक्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर बच रहा है एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देखिए इन दोनों टर्म्स को बहुत ही ध्यान से, इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन है, सही बात है, तो मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय, इस पूरी चीजों की जगह हम लोग सिर्फ वन ले सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है, और एक्स मल्टीप्लाई बाय वन क्या होगा, एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स। अब ये माइनस एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सिंपली माइनस एक्स क्यूब, और क्लियरली ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, क्योंकि इसमें कहीं थीटा नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, मैं सब चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर सकें, ओके। तो नोट कर लीजिए, मैं अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट, हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस डिटरमिनेंट को देखिए किस रो या किस कॉलम से सॉल्व करूंगा। मैंने आपको बताया था इस डिटरमिनेंट को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सोचिए कौन से रो या कौन से कॉलम से डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाए। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में कि आप डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस रो या उस कॉलम से सॉल्व करिए जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हों। तो इस वाले रो में बहुत ही ज्यादा जीरो हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या मतलब, एक जीरो तो है ही। तो आप चाहें डिटरमिनेंट इस रो से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस कॉलम से, दोनों में ही एक एक जीरो मौजूद है। तो मैं इस वाले रो से डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इनके आगे का साइन मुझे मालूम होना चाहिए, मैं इस वाले रो से डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए साइन कौन कौन से आएंगे, मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसके आगे माइनस का साइन आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, ओके। तो पहला एलिमेंट माइनस साइन बीटा है, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन बीटा, लेकिन इसके आगे साइन कौन सा आएगा, इसके आगे साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाऊंगा, ओके। अब ये जो माइनस साइन बीटा है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे चुपचाप हाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, कॉस थीटा साइन बीटा, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखिए, कॉस अल्फा है, थीटा नहीं, कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा, ओके। फिर है साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन अल्फा साइन बीटा, फिर है कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। फिर है नेक्स्ट एलिमेंट कॉस बीटा, उससे पहले मैं इस चीज को मिटा दूं। सेकेंड एलिमेंट है कॉस बीटा, इसके आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ मैं प्लस साइन लगाऊंगा। फिर कॉस बीटा जिस रो या जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, तो मैंने हाइड कर दिया, क्या दिख रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा,
तो यहाँ लिखूंगा मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा है तो मैं लिखूंगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। फिर है साइन अल्फा कॉस बीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस अल्फा, तो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा। थर्ड एलिमेंट जीरो है तो प्लस या माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस जीरो आएगा। अब क्या जरूरत है सॉल्व करने का, अंदर जो भी चीजें आएंगी वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही आएंगी, और जब जीरो इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म ही कर देगा ना। तो यही फायदा होता है उस या रो या कॉलम से सॉल्व करने का जिसमें अधिक से अधिक जीरो हो, क्योंकि फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ता है। मैंने ये सब बातें आपको फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में बताई थी, ठीक है। तो इस जीरो से हमें बहुत फायदा मिला, क्योंकि इस जीरो से डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमें दो ही एलिमेंट से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और माइनस साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर ये माइनस साइन अल्फा इस साइन अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बाहर एक माइनस है तो मिलके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, सही बात है। अब देखिएगा फिर है कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, फिर बीच में माइनस का साइन, ये माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो एक और माइनस आएगा ना और इसके साथ प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, ठीक। ध्यान से देखिए आप, पहले है साइन बीटा, उसके बाद यहाँ पे भी साइन बीटा है, यहाँ पे भी साइन बीटा है, तो मैं कह सकता हूँ साइन बीटा कॉमन आएगा, तो मैंने साइन बीटा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, प्लस यहाँ से अगर साइन बीटा हटा लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉस बीटा, इन दोनों में भी देखिए ध्यान से कॉमन क्या है, कॉस बीटा कॉमन है, तो मैं कॉस बीटा हटा लूंगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, अगर मैं कॉस बीटा हटा रहा हूं तो कॉस बीटा समझिए यहाँ से हट गया, तो क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा हट गया तो क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा, तो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जाएगा साइन बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो इंटू 1 प्लस कॉस बीटा ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये साइन बीटा इंटू 1 करेंगे तो साइन बीटा ही आएगा, और उसको जब साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, सही बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस बीटा इंटू 1 कॉस बीटा हो जाएगा, इस कॉस बीटा को कॉस बीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं ये सब फालतू चीजें हटा दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। मैं सब चीजें हटा दे रहा हूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A इनवर्स इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, फाइंड AB का इनवर्स। अब देखिए इनवर्स निकालना थोड़ा सा लेंदी काम होता है, मैंने आपको बताया था इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, और एडजॉइंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें कोफैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A इनवर्स गिवन है, हमें A के बारे में नहीं पता, हमें A इनवर्स गिवन है और हमें AB का इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहले सोल्यूशन लिखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले वीडियोस में कि AB का इनवर्स ये इक्वल होता है B इनवर्स A इनवर्स के। अब इसका फायदा क्या होगा देखिएगा, हमें क्वेश्चन में
ए इनवर्स गिवन था, तो ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा, सिर्फ बी मैट्रिक्स का ही इनवर्स हमें निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी का इनवर्स निकालेंगे, ओके। बी का इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोचिए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, यानी अब हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोग पहले इस 1 को पकड़ते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है 1 1, तो हम लोग लिखेंगे C11, ओके। ये सब चीजें मैंने आपको बताया था, आई थिंक 3rd या 4th वाले एक्सरसाइज में मैट्रिसेस के, कि कैसे माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी वीडियो में बताया था, लेकिन बताया था मैंने, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको दिक्कत तो होगी। C11 देखिए कैसे निकालेंगे, ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, 3 0 -2 1, इसे हम लोग लिख लेंगे 3 0 -2 और 1, ओके। इसे आपको सॉल्व करना आता होगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, लेकिन 1 और 1 जोड़िए तो क्या आएगा, 1 और जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी इवन आएगा। तो जब भी इवन आता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, ऑड आता है तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इवन और 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन। तो C11 यानी फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर ये हो जाएगा 3, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। उसी तरह हम लोग C12 निकालेंगे, ठीक है, C12, ओके। कैसे निकालते हैं, पहले मैं हटा दे रहा हूँ। C12 मतलब इस 2 का कोफैक्टर, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में साइड कर दीजिए, तो -1 0 0 1, -1 0 0 1, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 आएगा, लेकिन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो एक और माइनस, और 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली +1 हो जाएगा, ओके। फिर C13 निकालेंगे, तो C13 आप लोग निकाल लीजिएगा, मैंने आपको मेथड सिखा दिया है कि कैसे करते हैं, जस्ट हाइड करते हैं फिर निकालते हैं, और ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा नहीं दिखाऊंगा सॉल्व करके। 1 आएगा, इसके बाद आएगा जब आप निकालेंगे C13 तो ये 2 आएगा, ठीक है। C21 निकालेंगे, उसके बाद C21 निकालेंगे तो 2 आएगा, C22 जब निकालेंगे तो ये 1 आएगा, C23 निकालेंगे जब तो ये आएगा आपका 2, C31 निकालेंगे तो 6 आएगा, C32 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, C33 निकालेंगे तो 5 आएगा, ओके। तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ बी, इसका फॉर्मूला होता है, सारे को फैक्टर्स लिखिए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और इन सब का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, C11 की वैल्यू आए थे 3, फिर 1 आया था, C12 का वैल्यू, फिर 2 आया था, फिर 2 1 2, फिर 6 2 5। मैंने कुछ नहीं किया, सारे कोफैक्टर्स जो मैंने निकाले थे उन सबकी वैल्यूज पुट कर दी है। अब ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में बदल जाता है, तो ये पहला रो है, ये पहला कॉलम हो जाएगा 3 1 2, ये दूसरा रो है तो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, दैट इज 2 1 2, ठीक। फिर ये तीसरा कॉलम है तो ये तीसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो था तो तीसरा कॉलम हो जाएगा, है ना। ये है आपका एडजॉइंट ऑफ बी, ये आया है आपका एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये सारे कोफैक्टर्स मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। गलती से एडजॉइंट ढूंढ लिए। अब देखिएगा, हमें बी इनवर्स निकालना था तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप लोग निकाल लीजिएगा, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम लोगों ने एडजॉइंट निकाला भी, एडजॉइंट बी का कितना है, एडजॉइंट बी का आया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये हमारा एडजॉइंट आया है, ठीक है। तो मैं नीचे वाली चीजें मिटा दे रहा हूँ ये सब,
ठीक है, वैसे भी आपने एडजॉइंट और इनवर्स निकालना पहले ही सीख लिया है। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। ठीक है, बी इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए। मैं अब सीधे बी इनवर्स लिख रहा हूँ, ए बी इनवर्स। अब देखिए बी इनवर्स मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 आएगा, तो 1/1 हो जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी मतलब ये मैं लिख रहा हूँ 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ओके, फिर मैं ए इनवर्स लिख रहा हूँ, ए इनवर्स दिया है क्वेश्चन में 3 - 1 1। ठीक है, 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 -2 2। ठीक है, अब 1/1 तो 1 हो जाएगा, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना तो जानते ही होंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अदरवाइज वीडियो 3-4 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सोचिए मैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर और फैक्टर निकालने लगूं, मतलब हर एक स्टेप बताने लगूं, तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 - 3 5 -2 1 0 1 0 2। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से करते हैं तो 9 आएगा। ठीक है, फिर इस पहले वाले रो को जब इस वाले कॉलम से करेंगे तो -3 आएगा। फिर जब इस वाले रो को इस वाले कॉलम से करेंगे तो 5 आएगा। फिर इस वाले रो को इससे करिएगा, फिर इस वाले रो को इससे करिएगा, फिर इसको इससे करिएगा, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इनवर्स और क्या नाम है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उन सबको जाके देख लीजिएगा, तब आपको ये सब निकालना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट ए इज इक्वल टू दिस, यानी हमें ए के बारे में गिवन है कि ये मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को। अब देखिए कितना लेंदी होगा, हमें यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है ए का, फिर उसका इनवर्स भी निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है ए इनवर्स का। समझ आ रहा है कितना ये लेंदी जाने वाला है। ठीक है, तो मैं 2-4 स्टेप ही बताऊंगा, हर एक स्टेप नहीं बताऊंगा। तो हमें अगर ए का इनवर्स निकालना है तो हमें ये निकालना होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालना होगा, हम लोग पहले C11 निकालेंगे। तो C11 मतलब इस 1 का कोफैक्टर, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा है 3 1 1 5, ऐसे लिख ले रहा हूँ 3 1 1 5। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा, और इसके आगे प्लस का साइन आएगा क्योंकि 1 और 1 जोड़ने पर इवन आता है। फिर C12 निकालेंगे। ओके, C12 कैसे निकालेंगे, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी इसको रो और कॉलम को हाइड कर देना है। तो क्या लिखेगा 2 1 1 5 2 1 1 5। सॉल्व करेंगे 9 आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन आएगा क्योंकि 1 और 2 जोड़ने पर ऑड आता है, ऑड आएगा तो माइनस, इवन आएगा तो प्लस। ठीक है, अब C13 निकालेंगे। ठीक, C13 आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। C13 जब आप लोग निकालेंगे तो यह आएगा आपका -1। ओके, फिर जब C21 निकालेंगे तो यह आएगा आपका, तो जब C21 निकालेंगे तो -9 आएगा। C22 निकालेंगे तो यह आएगा 4। फिर C23 जब निकालेंगे तो आएगा 1। ठीक है, निकाल के चेक कर लीजिएगा आप लोग। फिर C31 निकालेंगे तो यह आएगा -1। C32 जब निकालेंगे तो यह आएगा 1, और सब 33 निकालेंगे तो आप ये भी आएगा -1। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि मैं सभी आपको निकाल के दिखाऊं। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिखिए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाता है
क्या होता है इसका फॉर्मूला, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो C11 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 14। ठीक है, क्योंकि C11 की वैल्यू क्या आई थी 14 आई थी। इसी तरह मैं बाकी वैल्यूज रख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -9 और -1, -9 और -1। ओके, फिर C21 C22 और C23 की वैल्यू रखूंगा, तो ये आएगा -9 4 और 1। ठीक, फिर -1 1 -1, इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग, तो क्या आएगा, ये जो पहला वाला रो है ये पहला कॉलम हो जाएगा, दैट इज 14 -9 -1। ये दूसरा वाला जो रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, दैट इज -9 4 फिर 1। तीसरा वाला जो रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा, -1 1 फिर -1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एडजॉइंट आ चुका है, मैं नीचे वाली चीजें मिटा दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया हम लोगों का 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1, ये एडजॉइंट आया। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत काम बाकी है। ओके, तो हमें एडजॉइंट मिल गया। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये आएगा -5। ओके, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ए इनवर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5 आया है तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -5, दैट इज 1 बाई -5। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। ठीक है, तो इस -1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14 -14/5 हो जाएगा। ठीक है, -9 है तो पहली बात तो +9 और फिर नीचे 5। ठीक है, फिर -1/5 की जगह 1/5 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? फिर हो जाएगा 9/5, फिर हो जाएगा -4/5, फिर हो जाएगा -1/5। ठीक, फिर हो जाएगा 1/5 -1/5 1/5। जब आप इस 1/-5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो यही सब मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली ए इनवर्स मिलेगा, ये हमें ए इनवर्स मिलेगा। अब हमें दो चीजें और फाइंड करनी है, अभी हमारा कुछ भी नहीं निकला है। ठीक है, अब मैं LHS निकालने जा रहा हूँ, LHS मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो मतलब ये जो भी मैट्रिक्स आया है इसको आप बी मान लीजिए, क्या मान लीजिए बी। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए की जगह बी लिखना होगा और फिर बी का इनवर्स निकालना होगा। अब इस मैट्रिक्स का वापस आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हैं ना। तो जब आप इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। ठीक है, तो जब आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो आएगा -1/5 -2/5 -1/5। ठीक है, -2/5 -3/5
-1/5। ठीक है, मैं निकालने बैठूंगा तो 5-6 घंटा लग जाएगा वीडियो बनाने में। ठीक है, 5-6 घंटे का वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, ये जाएगा -1/5 -1/5 -1। LHS आपका ये आएगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ मैंने क्या किया है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले फालतू चीजें मिटा दे रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन में बोला था एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, फिर एडजॉइंट ए के इनवर्स का, ये हमें सब वेरीफाई करना है। तो ए इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा ना हमें, तभी ना ये सब वेरीफाई करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों निकालना पड़ता है। तो मैंने जब इस ए वाले मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकाला तो ये आया, ये पूरा ये एडजॉइंट आया। डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आया। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, 1/-5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया फाइनली। ठीक, लेकिन हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना था, यानी ये जो भी मैट्रिक्स आया है यही तो एडजॉइंट ऑफ ए है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इस पूरे मैट्रिक्स को मैंने बी मान लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स मतलब बी का इनवर्स, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी माना है तो बी का इनवर्स यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स। और इस मैट्रिक्स का इनवर्स आप लोग निकाल लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, ये आएगा इस मैट्रिक्स का इनवर्स। अब बारी है इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की। ठीक है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना था, यानी ये जो ए इनवर्स है इसका एडजॉइंट अब निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप कितना लेंदी काम है। तो जब आप इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, मैं वापस आपको एडजॉइंट नहीं निकाल के दिखाऊंगा। जब आप ऊपर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, -1/5 -2/5 -1/5 -2/5 -3/5 -1/5 -1/5 -1/5 फिर -1। ठीक है, ये आपका इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट आएगा। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, यही LHS है और ये RHS है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मतलब RHS। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। काम करते हैं, ये चीज मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, काम खत्म। ये आपका RHS है। ओके, तो LHS बराबर RHS आ गया और हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। ये पहला प्रूफ हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप ए इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स, तो उसके पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाले होंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ही इनवर्स निकाल दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। फिर इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों आपस में बराबर है, बराबर है तो LHS बराबर RHS। अब ये काफी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो एग्जाम में आने के काफी कम चांसेस हैं। मुझे लगता है कि 30% चांस है कि वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए। वो सिंपली आपसे बोलेगा कि या तो आप एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालिए या तो ये निकालिए, दोनों वेरीफाई करने के लिए नहीं देगा, नहीं तो आपको 30 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में हमें ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए प्रूफ करना है। तो पहली बात, ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसमें RHS निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है और हम लोगों ने ए इनवर्स ऑलरेडी निकाल लिया था। सही बात है, ए इनवर्स भी निकाल लिया था और इस इनवर्स का एडजॉइंट भी निकाल लिया था। देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं फालतू चीजें हटा दूंगा। ठीक है, जैसे ये पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बस अब सॉल्व ही होने वाला है। देखिएगा कैसे। देखिएगा ध्यान से, हमें ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है। मैं मान लूंगा कि जो आपका ए इनवर्स है वो बी के इक्वल है, तो मैं इस ए इनवर्स के जगह बी लिख दूंगा, फिर उसका इनवर्स।
ठीक है, तो ए इनवर्स मतलब ये, यानी ये बी के इक्वल है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, इसका मतलब इस ए इनवर्स की जगह मैं लिख दूंगा बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमें बी का इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना, फिर एडजॉइंट ऑफ बी, है ना। एडजॉइंट ऑफ बी तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, बस मुझे डिटर्मिनेंट बी का निकालना है। ठीक है, जब आप इस बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो जब बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा -1/5। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब आप इस b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा -1/5। मैं यहाँ पे रखा हूँ 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ b मतलब -1/5। उसका एडजॉइंट ऑफ b रखूंगा, एडजॉइंट ऑफ b मतलब ये वाला मैट्रिक्स है ना, दैट इज -1/5, -2/5, -1/5, -2/5, -3/5, -1/5, -1/5, -1/5, फिर -1। ठीक, अब ये जो 5 है वो तो ऊपर चल जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, ध्यान से देखिएगा, ये जाएगा 5 बाई -1। और ये -1 मतलब ऊपर माइनस लग जाएगा, है ना, तो नीचे से माइनस हट जाएगा। अब ये जब -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये -5 इस -1/5 को 1 बना देगा। ठीक, -2/5 को 2 बना देगा, -1/5 को 1 बना देगा। उसी तरह बाकी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 3 1 1 1 5। ठीक है, और आप क्लियरली देख सकते हैं जो भी मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल है ना, देख सकते हैं इसी के इक्वल है। तो ये LHS आया जब मैंने ए इनवर्स का इनवर्स निकाला। ठीक है, हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स का इनवर्स, सही बात है। तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस आराम किया इस क्वेश्चन में। क्यों आराम किया, क्योंकि मैंने सारी मेहनत पहले ही कर ली थी। हम लोगों ने जब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो ए इनवर्स निकाला ही था मैंने, तो ये इनवर्स है। अब कह रहा था ए इनवर्स का इनवर्स निकालिए, सही बात है। तो हम लोगों ने पहले वाले में इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकाला था, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाला था जो कि यही आया था। तो हमें क्योंकि ए इनवर्स का इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना था, और हमने ए इनवर्स को बी मान लिया था, ये जाएगा बी का इनवर्स ना, तो मैंने इस इनवर्स की जगह पहले बात बी रखा। ठीक, उसके बाद ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स था, तो ए इनवर्स यानी बी, यानी एक्चुअली हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ बी निकाला है। अब क्योंकि हमें बी इनवर्स निकालना था तो बी इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो जब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला तो वो -1/5 आया। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बस वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें आराम करना था क्योंकि सारी मेहनत हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इस डिटरमिनेंट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा होगा कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, मतलब इस वाले कॉलम को इन दोनों ही कॉलम से मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तीनों ही कॉलम को ऐड करूंगा, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। तीनों ही कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, तो ये x y और x प्लस वाई ऐड जाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखिए, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इस वाले कॉलम, इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम को ऐड करना है। यही आएगा ना पहला एलिमेंट। अब देखते हैं दूसरा एलिमेंट क्या आएगा। दूसरा एलिमेंट में पहले y है, फिर x प्लस वाई है, फिर x है, तो y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमें बदलाव C1 में करना था, तो ये आपका C1 है, ये जो पूरा आया है वो आपका C1 है। C2 यानी इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं करना है ना,
तो इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, y x प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई। बात समझ आई आपको? मैंने इन तीनों कॉलम को ऐड किया और पहले वाले कॉलम में रख दिया, इसीलिए मैंने C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 किया था, यानी C1 में बदलाव करना है, तो C1 ये हो जाएगा। बाकी दोनों कॉलम तो नहीं बदलेंगे ना, तो बाकी दोनों कॉलम एज इट इज। ओके, पहला स्टेप आपको समझ आ रहा है। जब आप ये जोड़ेंगे तो आएगा क्या, जब x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, करके देख लीजिएगा। उसी तरह जब नीचे वाला ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। उसी तरह जब नीचे वाला ऐड करेंगे तो ये भी वही आएगा। ठीक है, ये आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई यहाँ पे भी है, 2x प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं 2x प्लस वाई। ठीक, अंदर क्या बचेगा, जब आप यहां से इन तीनों में से ही ये 2x प्लस वाई हटा लेंगे तो 1 1 1 बचेगा ना सिर्फ। तो मैं वही लिख रहा हूं 1 1 1। फिर बाकी ये दोनों कॉलम एज इट इज, दैट इज y x प्लस वाई, फिर यहाँ पे x प्लस वाई x, फिर ये y। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने डिटर्मिनेंट इस तरह से सॉल्व किया, ये तीनों ही 1 हो गए। जब भी 3 नंबर एक बराबर हो जाए डिटर्मिनेंट के अंदर तो समझिए मन में लड्डू फूटा। ठीक है, क्यों मन में लड्डू फूटा, क्योंकि इस 1 की मदद से मैं इस 1 और इस 1 को 0 बना दूंगा। इस 1 की मदद से इस 1 को 0 बनाया जा सकता है, इस 1 की मदद से इस वाले 1 को 0 बनाया जा सकता है। तो देखिए हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं अप्लाई करने जा रहा हूं R2 टेंड टू R2 माइनस R1, फिर R3 टेंड टू R3 माइनस R1। ठीक है, इस वाले रो को मैं दोनों ही रो में माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्या आएगा, बाहर था 2x प्लस वाई तो 2x प्लस वाई। ठीक, क्योंकि बदलाव R2 और R3 में करना है तो R1 तो ऐसे ही रहेगा, R1 आपका ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा 1y x प्लस वाई। ठीक, अब जब आप इस वाले रो को इस वाले में घटा देंगे यानी R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे, यानी तो 1 माइनस 1। फिर x प्लस वाई को y से माइनस करेंगे तो x प्लस वाई माइनस वाई। फिर इस x को माइनस करेंगे x प्लस वाई से, x माइनस एक्स प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया है, इस वाले रो में इस वाले रो को माइनस किया है, वही तो मैंने लिखा था R2 माइनस R1, यानी ये जो आपका सेकेंड रो था इसमें मैंने ही फर्स्ट रो को घटा दिया। बात समझ आ रही है आपको? ध्यान से देखिएगा, इसीलिए बच्चों को ये कठिन लगता है क्योंकि वो ध्यान से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो 1 में से 1 तो 1 माइनस 1, फिर x प्लस वाई में से y, x प्लस वाई में से y घटाया तो मैंने वही तो लिखा x प्लस वाई माइनस वाई। ठीक, फिर x में से इसको घटाना था x माइनस, अब क्योंकि माइनस है तो ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा x प्लस वाई, सिंपल। ठीक, देखिएगा आप, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूँ। ये y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा x, मैं यहाँ मिटा के x लिख दे रहा हूँ। ठीक, उसी तरह जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस वाई, क्या आएगा माइनस वाई। ओके, उसी तरह अब हमें R3 टेंड टू R3 माइनस R1 करना है ना। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले रो को तीसरे वाले में माइनस करना है तो 1 माइनस 1 करेंगे, फिर x में से y को घटाएंगे यानी x माइनस वाई, फिर इस y को x प्लस वाई से घटाएंगे तो y माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब देखिएगा
ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस वाई तो बदलेगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा x माइनस वाई। y में से जब x प्लस वाई को घटाएंगे, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है, देखिएगा कैसे हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, हमें डिटरमिनेंट बस इस वाले कॉलम से सॉल्व करना होगा, और क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है ये हो जाएगा +1, क्योंकि 1 के आगे प्लस आएगा, पहला एलिमेंट के आगे प्लस आता है। ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई माइनस एक्स। इसे मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म लिख दूंगा, x माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों जीरो से डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई +1 मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो +1, x को जब माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आएगा। माइनस वाई को जब x माइनस वाई में करेंगे, माइनस वाई को जब x माइनस वाई में करेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे मैं मिटा के प्लस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। y को x में करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अच्छा, 1 इन तीनों मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो इस 1 को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई को x में करेंगे तो वाई एक्स, वाई को माइनस वाई में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर। सही बात है, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आगे, तो ये आएगा -2 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे वाला ही आएगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट मैंने सिंपली सॉल्व किया है। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे प्रैक्टिस करनी है तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 ही 3 क्वेश्चन दिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड, तो आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कराया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब 6th है, ये एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर ही है। यहाँ पे ऑलरेडी 3 एलिमेंट सेम है, तो आप जानते हैं इस 1 की मदद से मैं इस वाले 1 और इस वाले 1 को 0 बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा वो आप लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग। मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, R2 टेंड टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड टू R3 माइनस R1, यानी इस सेकेंड रो में और थर्ड रो में मैं फर्स्ट रो को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहले रो में तो कुछ बदलाव नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा, दैट इज 1 एक्स वाई। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, मैं इसे सीधा बना दे रहा हूं। ठीक, अब दूसरे वाले रो में यानी इस वाले रो में मुझे पहला रो माइनस करना है, इस सेकंड रो में पहला वाला रो माइनस करना है, तो 1 से माइनस होगा, 1 माइनस 1। ये x प्लस वाई एक्स से माइनस होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स। ये y जो है वो y से माइनस होगा, तो y माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा वाला जो रो है ये पहले रो से माइनस होगा, है ना, तो 1 को 1 से घटाएंगे, 1 माइनस 1। इस x को x से घटाएंगे तो x माइनस x, फिर इस x प्लस वाई को y से घटाएंगे, x प्लस वाई माइनस वाई। ठीक, डिटरमिनेंट क्लोज। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये जाएगा 1 x y। ओके, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 होगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0, y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। अब इस बड़े वाले डिटरमिनेंट को हम लोग
इस वाले कॉलम से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें 2 जीरोज हैं। ठीक है, मैंने बताया था आप उस रो या उस कॉलम से डिटरमिनेंट सॉल्व करिए जिसमें बहुत ही अधिक जीरो हो। ठीक है, तो इस 1 के आगे प्लस का साइन आएगा, +1। ठीक, फिर ये 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में साइड कर देंगे, आपको दिख रहा है y0 0x, तो y0 0x। ओके, ठीक है। अब देखिएगा इस जीरो और इस जीरो से डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों जीरो है। ठीक है, तो बस अब हमें यही सॉल्व करना है। तो +1 इस y को x में करेंगे तो yx, बीच माइनस, जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, xy, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये सॉल्व करना, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर सकें। ओके, ठीक है, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था। तो जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करें तो कोशिश करें सॉल्व करते वक्त प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाएं और अधिक से अधिक जीरो बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है, हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे और 1/z को c मान लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 2/x है तो ये हो जाएगा 2a ना, क्योंकि 1/x क्या है, a है। 3/y है तो ये 3b हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, प्लस 10/z है तो ये 10c हो जाएगा, इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 4/x है तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। -6/y है तो -6b हो जाएगा, प्लस 5/z है ना, प्लस 5/z है तो ये 5c हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 1। फिर 6/x है तो ये अगेन 6 है, 9/y तो प्लस 9b, -20/z तो -20c इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। हम लोग यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें कोफिशिएंट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, 2 4 6, तो 2 4 6, 3 -6 9, 3 -6 9। याद रखिएगा साइन ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -6, सिर्फ अगर आप 6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। 10 5 -20 लिखिए, 10 5 -20, ये आपका ए है। उसके बाद हम लोग एक बी बनाते हैं, बी में क्या रखते हैं, ये राइट हैंड वाले कोफिशिएंट्स यानी 4 1 2, तो यहाँ पे रहेगा 4 1 2। फिर एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल है आपके ए बी और सी, यहाँ पे लिखूंगा मैं ए बी सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमें कैपिटल एक्स फाइंड करना होगा। इस एक्स को हम लोग फाइंड करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। तो जब आप ए इनवर्स निकालेंगे तो ये आएगा 1/1200, निकाल के देख लीजिएगा। 1/1200 अंदर आएगा 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स आएगा। तो मैं ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू ए इनवर्स है 1/1200। ठीक, अंदर आएगा 75 150 75 110 -100 30 72 0
-24। ओके, ये आपका इनवर्स है। फिर बी लिखना है, बी मतलब 412। ओके, तो आप लोग जानते हैं इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। इस पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 1/1200। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 600। जब आप पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा। फिर इस दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 400, ठीक। फिर इस तीसरे वाले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 240, ठीक। ये 1/1200 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 600/1200, ठीक। 400/1200, 240/1200। और इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जो कि थी ABC, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/3, 1/5। करके देख लीजिएगा सॉल्व, फ्रैक्शन ही तो है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/2, b की वैल्यू हो गई 1/3, c की वैल्यू हो गई 1/5। लेकिन हमें ABC नहीं निकालना था, हमें XYZ निकालना था। तो a की वैल्यू 1/x थी, ये इक्वल है 1/2 के। b की वैल्यू थी 1/y, ये इक्वल है 1/3 के। c की वैल्यू थी 1/z, ये इक्वल है 1/5 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 3, z बराबर हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है। मैंने पहले, क्योंकि यहाँ पे XYZ फ्रैक्शन में थे, तो मैंने 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, 1/z को c मान लिया। फिर मैंने ट्रांसफॉर्म किया इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन इस वाले में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसमें मैंने फिर a बनाया, a मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट का, यानी 2 4 6 3 -6 9 10 5 -20, तो ये एक मैट्रिक्स बना। फिर मैंने एक b बनाया इस 4 1 2 का इस्तेमाल करके। फिर मैंने एक x बनाया, वेरिएबल मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ABC लिख देते हैं इसके अंदर। फिर x निकालने का ये फॉर्मूला होता है। फिर मैंने a इनवर्स निकाला, जो कि ये आया। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन शो नहीं किया है। इस b को मैंने यहाँ पे रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये मिला। तो a की वैल्यू हो गई 1/2, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/5, a की वैल्यू 1/x थी, ठीक है, यही थी ना। x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा, z बराबर 5 हो जाएगा, सिंपल। अब हम लोग 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन है, इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू। यानी हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स बहुत ही स्पेशल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप कहेंगे एक छोटे से क्वेश्चन में हमें इनवर्स निकालना पड़ रहा है और इनवर्स निकालने में बहुत ही टाइम लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। अब ध्यान से देखिए, डायगोनल को छोड़कर हर एक एलिमेंट 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का ट्रिक है, देखिएगा, सीधे लिखिए A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नंबर है ना, इसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे x था तो लिख दीजिए 1/x, ये y था इसे लिख दीजिए 1/y, z था इसे लिख दीजिए 1/z, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0, ठीक। बात समझ आ रही है आपको? ये आपका इनवर्स आ जाएगा मात्र 5 सेकंड में। ये ट्रिक होता है, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिसेस पर ही काम करता है। ये ट्रिक बस इसी मैट्रिक्स के लिए है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। ओके,
मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। अब देख सकते हैं आप 1/x मतलब x इनवर्स, बाकी जीरो। 1/y मतलब y इनवर्स, फिर 1/z मतलब z इनवर्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला वाला, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, हमें इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, देखना है फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। थीटा के बारे में बताया है कि ये 0 से 2 पाई के बीच में है। ओके, तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले रो से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे प्लस आता है, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस। पहले 1 आ रहा है, 1 के आगे प्लस का साइन। ठीक है, फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा है 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर 1 दिख रहा है आपको। ठीक, फिर दूसरा एलिमेंट लिखिए। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट है साइन थीटा। साइन थीटा के आगे माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन थीटा। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में साइड कर दीजिए। आपको दिख रहा है माइनस साइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, फिर आपको माइनस और 1 दिख रहा है तो माइनस और यहाँ पे 1। ठीक, कोई दिक्कत? अब इस 1 की बारी है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में साइड कर दीजिए तो माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा फिर 1, फिर दिख रहा है माइनस 1 फिर माइनस साइन थीटा तो माइनस 1 फिर माइनस साइन थीटा। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस 1, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, बीच में माइनस। साइन थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे दो माइनस है तो मिलके प्लस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, फिर है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा। फिर इस माइनस साइन थीटा को 1 में करिए तो माइनस साइन थीटा, फिर बीच में माइनस। इस साइन थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो फिर से माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस है तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। कैलकुलेशन देखिए, बहुत ध्यान से करिएगा। फिर 1 है तो प्लस 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस। 1 को माइनस 1 से करेंगे तो एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 1। ओके, मैं इन सब चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ तो ये काम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक, तो देखिएगा ये प्लस 1 इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कट के 0 हो जाएगा और साइन थीटा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 1 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिएगा आप लोगों ने ये इनइक्वालिटी पढ़ी होगी कि साइन थीटा ये हमेशा 1 से छोटा होता है और माइनस 1 से बड़ा होता है। ये आपने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1। दोनों साइड हर जगह स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और ये जो जब स्क्वायर करते हैं ना तो ये 0 से बड़ा आता है। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। ये इनइक्वालिटी आपने पढ़ी होगी कि साइन थीटा माइनस 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। लेकिन इस माइनस 1 की जगह 0 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आप ही सोचिए, आपने शायद ये पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो भाई अगर यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर करते तो 1 आ जाता है, तो 1 से बड़ा साइन स्क्वायर थीटा और 1 से छोटा भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा 0 से तो बड़ा ही होगा या इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, इसलिए माइनस 1 की जगह 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, लेकिन हमें
2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो एक काम करूंगा, मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब 2 ऐड करेंगे हर जगह, 2 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू। ठीक है, काम करते हैं, वापस लिखते हैं, 2 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2। सही बात है, 0 प्लस 2 करने पे 2 आ जाएगा, लेस देन 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 4। और ये जो आया था ये पूरा ये डिटर्मिनेंट ही तो था डेल, तो मैं लिख सकता हूँ 2 लेस देन इक्वल टू, इस पूरे की जगह डेल लेस देन इक्वल टू 4। डेल मतलब डिटर्मिनेंट, तो डेल मैं कह सकता हूँ ये होगा 2 से 4 के बीच में। बात समझ आ रही है, क्योंकि 2 पे इक्वल का साइन है, 4 पे इक्वल का साइन है, तो क्लोज ब्रैकेट्स लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 से लेकर 4 के बीच में। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो ये आया, फिर मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज किया क्योंकि ये रेंज पूछ रहा था इस डिटर्मिनेंट का, मतलब किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही नहीं सही था, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, सीधे मैंने सॉल्व किया है, मैंने इस इनइक्वालिटी का यूज किया है। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा क्लास 11 में तब। ठीक है, फिर मैंने दोनों ही साइड मतलब हर जगह स्क्वायर कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे 0 ही आता है जब स्क्वायर करते हैं तो, ठीक है, ये नियम है, आपने इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसी कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया है, आप लोग शायद पढ़ के भूल गए होंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इस साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन जब नेगेटिव वाले तरफ, नेगेटिव के तरफ जब स्क्वायर करते हैं तो फिर वहां पे 0 आ जाता है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि -1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 से बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 से छोटा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है ना वो 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो वो भी 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, फिर क्योंकि मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 लाना था, तो मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, साइन स्क्वायर